नमस्कार, मैं असीम दत्ता। स्वागत है आप सभी का ग्लोब टीवी झारखंड का आलाप कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारे आज का विषय है जल अर्थात पानी, जो कि हमारे जीवन का और इस पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। इस विषय में जानकारी देने के लिए विशेष रूप से आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री विजय कुमार साहू जी, जो कि रेलवे में सीनियर लेक्चरर पद पर कार्यरत हैं। तो आइए चलते हैं श्री विजय कुमार जी के पास। नमस्कार विजय जी, स्वागत है आपको ग्लोब टीवी झारखंड का आलाप कार्यक्रम में। नमस्कार असीम दा, आपको और आपके ग्लोब टीवी झारखंड को और आपके दर्शकों को। हमारा मन में और शायद हमारे दर्शकों के मन में एक प्रश्न है कि ये जल क्या है, जल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। पानी के जन्म के रहस्य के विषय में, पानी के जन्म का रहस्य एक रहस्य ही है। पृथ्वी पर पानी का जो जन्म हुआ, कब और कैसे हुआ, ये आज तक वैज्ञानिकों का इसके विषय में कुछ भी पता नहीं है। कहा जाता है कि पृथ्वी के सृष्टि के समय में एक महाविस्फोट हुआ होगा और उस समय जल की उत्पत्ति हुई होगी। इसलिए जल का एक नाम नार भी है और नार से संबंध है नारायण का। तो विष्णु का एक दूसरा नाम जो नारायण है, वो विष्णु का नारायण नाम जल से भी संबंधित है। तो हम जैसा कि कहते हैं कि जल जो है वो जल ही जीवन है हमारा। संस्कृत में एक श्लोक है, आपः सर्वस्व भेषजम, यानी जल ही सभी चीज़ों की दवा है, सभी चीज़ों की औषधि है। जलम जीवनम भी कहा गया है, जल ही जीवन है। हम भोजन के बिना 1 माह तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम 1 सप्ताह से अधिक नहीं जी सकते। जहाँ देखिए जल ही जल है। हमारे मानव शरीर का 60% जल है, मस्तिष्क में हमारे 85% जल है, रक्त में 80% जल है, फेफड़ों में भी 80% जल है। लेकिन जल जो सृष्टि के समय बना था, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हजारों वर्ष पहले इस विषय पर जो ज्ञान हमें उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने कहा है कि जो जल पृथ्वी के समय, जो सृष्टि के समय जो जल उत्पन्न हुआ था महाविस्फोट के साथ, वही जल अब तक है। हमारे विश्व के सारे वैज्ञानिक मिल करके भी और हमारे पास जो अब तक की तकनीकी है और हमारे पास जो अब तक का जो विज्ञान है, उसके सहारे हम एक बिंदु जल का भी नहीं बना सकते। हम एक बिंदु भी जल का सृष्टि नहीं कर सकते। तो जो जल सृष्टि के आरंभ में था, वही जल अभी भी है। सही बात बोला विजय जी। ये बात तो हम लोग बचपन से भी सुने हुए हैं कि सृष्टि के शुरुआत में पृथ्वी जल का अंदर में ही था, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत भी जल के नीचे था। और आपने जो बताया कि जल, एक बूंद जल भी बनाया नहीं जा सकता है, क्या सही में? बिल्कुल, एक बूंद भी जल नहीं बनाया जा सकता। जिस ऊर्जा की ज़रूरत होगी जल बनाने के लिए, यदि उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए जो जल शुरू में बना था, जो आरंभ में बना था, वही जल है और किसी की क्षमता नहीं है कि एक बूंद भी जल बना सके। इसलिए ये जल इतना बहुमूल्य चीज़ है। विजय जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है हमें। अच्छा, पृथ्वी में उपयोग करने लायक, पृथ्वी में उपयोग करने लायक पानी कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। पृथ्वी पर जो जल है उसका 97.5% सागर में अवस्थित है। 2% जो
जल है वो हिम नदों में और ग्लासियर्स में उपलब्ध है, और 0.5% बचा। ये 99.5% हो गया और उसका बाद आपका 0.5% बचा। ये 0.5% जो जल है वो है झीलों में, नदियों में, तालाबों में, कुओं में और भूमि के अंदर और वायुमंडल में। तो ये देखिए कि हम ऐसे देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जल ही जल है, लेकिन इस पृथ्वी का 75% जो जल है, पृथ्वी का जो 75% पानी है और आपका भूमि है 25%। लेकिन इस पूरे जल का जो 97.5% जल है वो नमकीन है, खारा पानी है, वो किसी भी काम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। न तो वो पीने योग्य है, न ही वो खेती के योग्य है। 2% जो ग्लेशियर्स में है वो हमारे पहुंच के बाहर है। रहा 0.5%, यह पानी, इसका भी बहुत कम हिस्सा हमारे पीने योग्य है। अब रही बात, यदि हम मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करें तो यदि आपके पास 100 लीटर पानी है तो सिर्फ समझ लीजिए कि 1 चम्मच का आधा चम्मच पानी आपके लिए पीने लायक है। 1 चम्मच का आधा चम्मच, 100 लीटर यदि पानी आपके पास है तो उसका सिर्फ आधा चम्मच पानी आपके लिए पूरी दुनिया के लिए है। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 700461545। विजय जी, आपने जैसा कहा कि पृथ्वी के नीचे पानी है, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पानी निकालने के लिए जैसा कि आजकल हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है और उसका पानी जल का आपूर्ति के लिए बोरिंग किया जाता है और बोरिंग से निकाला जा रहा पानी, तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? आपने बहुत ही एक गंभीर समस्या, एक ज्वलंत समस्या को उठाया है। ये देखिए, इस कारण हमारा जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है और नीचे चला जाएगा। आज भी जा रहा है, आज तो जा ही रहा है, और आने वाले वर्षों में ये एक महासंकट की सृष्टि को तैयार करेगा। ये जल स्तर जितना ऊपर रहेगा उतना ही वो हमारे पेड़ पौधों के लिए अच्छा है, खेती के लिए अच्छा है। यदि जल स्तर नीचे चला जाएगा जैसा कि ये जा रहा है तो क्या होगा कि पेड़ पौधे जो जड़ से अपना ज़मीन से पानी को लेकर के अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं या हरे भरे रहते हैं, वो उनकी जड़ें उस ज़मीन पर पानी को ले नहीं पाएगी क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया। इसके कारण क्या होगा कि सारे के सारे पेड़ पौधे और जितने हमारे कल्टीवेशन हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे, कोई जीवित नहीं रहेगा। ये पृथ्वी बंजर बन जाएगी, पूरी ज़मीन रेत की हो जाएगी और रेगिस्तान बन जाएगा। यदि इसी प्रकार भूमि जल का दोहन होते रहा तो ये पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाएगा और इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। भूखमरी आएगी। विजय जी, ये तो बड़ा ही गंभीर समस्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, ये तो काफ़ी ज्वलंत समस्या है, गंभीर समस्या तो है ही। इसका एकमात्र उपाय है कि आपको जल को भूमि के अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा, भूमि के अंदर जल को जाने का रास्ता देना पड़ेगा। अब जैसे आप देख रहे हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, मान लीजिए, इसको जैसे इस तरह समझा जाए, आपके पास में बैंक में पैसे हैं, आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं लेकिन खर्च किए जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके सभी पैसे निकल जाएंगे और आप जी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके सारे पैसे चले गए, आपने डिपॉजिट नहीं किया। ठीक उसी तरह से आप तो ज़मीन के भीतर से पानी को ले रहे हैं और उसका दोहन कर रहे हैं, लेकिन उसे रिचार्ज करने का, ज़मीन में प्रवेश कराने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो एक समय वही आएगा कि पूरी की पूरी बंजर हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें भूमि के अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। जैसा कि आज
कुछ राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु है, वहाँ यदि आप मकान बना रहे हैं तो वहाँ आपको भूमि में जल प्रवेश कराने के लिए जो रेन हार्वेस्टिंग है, जिसको रूफ टॉप जो है, वहाँ से पानी जो आपका छत में जमा हो रहा है, उस पानी को पाइप के सहारे लेकर के भूमि के अंदर ले जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि एक 8 बाई 6 फुट, 8 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा एक हाउस बनाना होगा नीचे ज़मीन के अंदर, सॉकपिट टाइप का। वहाँ आपको 2 फीट बालू नीचे गड्ढा, और फिर 2 फीट कंकड़, और फिर उसके नीचे 2 फीट पत्थर रखना पड़ेगा, और वहीं पर उस पाइप को ला करके उसके अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। इससे जो आपके वर्षा का जो जल है वो पाइप के सहारे होते हुए भूमिगत होगा ज़मीन के अंदर, और वो रिचार्ज होते जाएगा। देखिए, जैसे वर्षा का जल है, भूमि के अंदर प्रवेश कराना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि चारों तरफ कंक्रीट के जंगल बने जा रहे हैं, कहीं भी खुली ज़मीन नहीं छोड़ी जा रही है। हमारे म्यूनिसिपल के काउंसिलर से लेकर के चेयरमैन तक, या तथाकथित जो नेता हैं, उन्हें भी इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार हम भूमि को जल से रिचार्ज करें। ऐसा देखा जा रहा है कि वर्षा जल का 90% जल बर्बाद होकर के नदी नालों में चला जाता है, ड्रेन्स में चला जाता है और बेकार हो जाता है। सिर्फ 10% जल ही भूमि के अंदर प्रवेश हो पाता है। अब जैसे आप कह रहे हैं जैसा कि इसका क्या उपाय है, तो जैसे ये सारे तो उपाय है ही। पहले ज़माने में ऐसा देखा गया है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे तालाब बनाते थे, झील बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, कुआं बनाते थे। लेकिन आज जो लोग हैं, तथाकथित जो लोग हैं, वे तालाबों को बंद करके राजा बन रहे हैं। वे लोग क्या करते थे, राजा तालाब बनाते थे, आज तालाब को बंद करके राजा बन रहे हैं। तो सोचिए कितनी उल्टी चीज़ है। तो हमें जो पहले जो चीज़ था वो उस चीज़ का अनुसरण करना होगा जो पहले लोग कर गए हैं। इस विषय में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि हमारे जल के ऊपर में बहुत काम किए थे डॉक्टर अनुपम मिश्रा। उनकी एक किताब है राजस्थान की रजत बूंदे बोल करके। तो राजस्थान में किस प्रकार से जल का वे लोग वर्षा जल का संरक्षण करते थे और सहेज कर उसको रखते थे, और साल भर उस जल से वे अपना काम मिटाते थे, अपने रोज़मर्रा के जीवन जीते थे उसी जल से। उनके यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं था, पाइप से कोई जल की सप्लाई नहीं थी, फिर भी वे सक्षम थे पूरे वर्ष जल को सहेज करके रखते थे। इसलिए विजय जी, आपने तो कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, वो चीज़ हम लोग तो शहरों में देखते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि कानून सिर्फ एक राज्य में नहीं है, तो कानून लागू है सभी जगह, लेकिन कानून का पालन कितना होता है ये तो इसका ऊपर सरकार का नज़र होना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बिल्कुल ज़रूरी है, ये तो करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और तालाब भरकर जो बिल्डिंग बनता है, ये भी हमने देखा है कि तालाब को भर दिया जाता है और उसके ऊपर बिल्डर खासकर ये चीज़ करते हैं, तालाब धीरे धीरे भरते हैं, उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग होता है। देखिए, ऐसा है कि इस पर सख्त कानून होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर अपना घर बना रहा है, हाई राइज बिल्डिंग की तो बात है ही, अपना घर यदि कोई बना रहा है तो वहाँ भी ये कानून होना चाहिए, और वहाँ भी हर घर अपना ये खुद रूफटॉप हार्वेस्टिंग लगाए, तभी उसका जैसे प्लान पास हो, तभी जाकर ये संभव है। कुछ राज्यों में होकर के ये नहीं होगा, जैसे हमारे बगल में ही जैसे वेस्ट बंगाल है या बिहार या झारखंड, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है यहाँ पर कि हम इंडिविजुअल जो है वो अपने घर में इस तरह की व्यवस्था करें, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस विषय में एक बात बताना चाहूँगा। हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराणों में एक बात है वास्तुशास्त्र, आप सुने हैं, सभी लोग जानते हैं वास्तुशास्त्र।
वास्तुशास्त्र में एक बात कही हुई है कि आप जितने भूमि पर अपना भवन बना रहे हैं उस भूमि का 25% हिस्सा आपको खुला छोड़ना होगा, तभी जाकर के आपका वास्तु ठीक होगा, वरना आपका वास्तु गड़बड़ हो जाएगा, आपका बैलेंस नहीं रहेगा वास्तु का। तो ये ऋषि मुनियों का बनाया हुआ था। आज के जो तथाकथित जो ज्ञानी लोग हैं कहेंगे कि ये क्या वास्तुशास्त्र लेकर के बैठ गए, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। बात ऐसी नहीं है। वे लोग, आप पिछड़े हुए हैं, अभी के जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं। जो पुराने ऋषि मुनि थे वो पिछड़े हुए नहीं थे, उनमें बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच थी। वो किस लिए रखते थे 25%? जमीन के टुकड़े का 25% खाली रखते थे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से 250 स्क्वायर फीट आपको खुला रखना होगा। वो इसलिए कि वर्षा का जल उसमें प्रवेश कर सके, ज़मीन के अंदर प्रवेश कर सके और वो ज़मीन हरी भरी रहे, ज़मीन बंजर ना हो, ज़मीन रेतीली ना हो जाए। तो देखिए कितनी बड़ी सोच थी उनकी। हम आज उन सब सोच को, उन सभी चीज़ों को भूल रहे हैं और जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। SGIHM Institute of Hotel Management, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 3rd फ्लोर DH स्टेट सेंटर नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। विजय जी, आखिर शुद्ध जल या पीने लायक जल का पहचान साधारण लोग कैसे करें? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उसमें से 3 जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं उसके द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं साधारण रूप से, मोटे तौर पर। मैं पूरी नहीं कह सकता, लेकिन साधारण तौर पर, जैसे कि आँख से देखकर, नाक से सूंघकर और आपका जीभ से टेस्ट करके। जैसे अगर देखिए तो जल का जो अगर शुद्ध है जल तो वो उसमें कोई रंग नहीं होगा, ये फ्री फ्रॉम कलर होगा, जैसे कोई कलर ना हो। जैसे यदि जल का रंग आपको दिखलाई पड़े कि वो ब्लू है या पीला है या लाल है, तो इसका मतलब वो शुद्ध जल नहीं है। जल रंगहीन होना चाहिए, उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स ना हो, यानी उसमें कोई घुला हुआ चीज़ दिखाई न पड़े कि कुछ तैर रहा है, ऐसा ना हो, कांच की तरह परिष्कार हो। दूसरा, नाक से सूंघकर पता करेंगे हम कि उसमें कोई गंध ना हो, जल गंध रहित होना चाहिए, ऑर्डरलेस कहा जाता है। जल अगर शुद्ध है तो उसमें कोई किस्म का गंध नहीं होगा किसी प्रकार का। तीसरा हुआ कि टेस्ट, जल टेस्टलेस होना चाहिए, वो नमकीन नहीं लगना चाहिए, वो मीठा नहीं लगना चाहिए, या अन्य किसी तरह का उसमें टेस्ट ना हो, पीने में प्लीजेंट हो लेकिन कोई टेस्ट ना हो। तो इस तरह से हम मोटे तौर पर जल की पहचान कर सकते हैं। इसके ऊपर यदि कोई बैक्टीरिया या अगर कोई और माइक्रोब्स है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। जैसे आप देखिए कि शुद्ध जल नहीं मिलने की वजह से हमारे अस्पतालों का 50% से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो ऑक्यूपाई रहते हैं सिर्फ अशुद्ध जल पीने के वजह से जो बीमारियां हुई हैं उससे। और सारी बीमारियों का 75% जो है वो बीमारियां जल से जनित बीमारियां हैं। जल
के द्वारा है। तो जल इतना अहम है हमारे जीवन के लिए, शुद्ध जल। विजय जी, हमने सुना है जल में डिज़ोल्व ऑक्सीजन रहता है। ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन है क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन के विषय में। देखिए, डिज़ोल्व ऑक्सीजन यानी जल में घुला हुआ ऑक्सीजन। अब जैसे इसको मोटे तौर पर समझने के लिए मैं कहूँ कि जल में आप नमक को घोलते हैं तो घुल जा रहा है, उसमें चीनी घोलते हैं घुल जा रहा है। उसी तरह फ्री ऑक्सीजन जो है वो जल में घुला हुआ हो। जल में यदि फ्री ऑक्सीजन नहीं घुला हुआ रहेगा तो वो जलीय जीवों के लिए काफ़ी संकट का कारण बनेगा। तो उसकी एक मात्रा है, जैसे कि 1 लीटर पानी में आपका 4 मिलीग्राम से लेकर के 15 मिलीग्राम तक घुला हुआ ऑक्सीजन होना चाहिए भीतर में। यदि उसकी मात्रा कम हो जा रही है, मान लीजिए कि 3.5 के नीचे चली जा रही है, तो जो जलीय जीव हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे। देखिए, आपके ये नदियाँ शुद्ध हैं कि नहीं, ठीक हैं कि नहीं, इसका प्रमाण इसी से आ जाएगा कि उसमें कितने जलीय जीव हैं। अगर उसमें जलीय जीवों की संख्या अधिक रहेगी तो या ये बताता है मोटे तौर पर कि नहीं, ये पानी सही है। अब ये जो जलीय जीव हैं इनकी संख्या कब कम होगी? जब वो आपके म्यूनिसिपल वेस्ट, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट उसमें जाकर के मिलेंगे, तभी जाकर के उनकी जो है वो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको वो ख़त्म करेंगे और उसमें आपका जो जलीय जीव हैं वो उनके जीवन को खतरा आ जाएगा। विजय जी, एक मनुष्य को कितना पानी की आवश्यकता है? देखिए, मैं आपके प्रश्न को आपके ऊपर ही ले जा रहा हूँ। आप ही बताइए कि आपको एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता है? एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं हम, और फिर सुबह से तो पानी का ही इस्तेमाल होता है। सवेरे उठ कर ब्रश करने से लेकर रात तक बहुत सारे काम हम पानी से करते हैं। नहाना धोना, कपड़ा धोना, तो बहुत सारे खाना बनाना, पानी का ही तो ज़रूरत पड़ता है हर काम में। तो बताइए आप कितने पानी का इस्तेमाल मेरे करते हैं? ख्याल से अगर बहुत कम अगर इस्तेमाल, कम से कम 50 लीटर पानी तो लगेगा ही एक मनुष्य को। बहुत अच्छा, आपने एक मोटे तौर पर बताया कि 50 लीटर, ये मतलब कि काफ़ी कंजूसी करके 50 लीटर आपने बताया। कम से कम कम से कम पानी का अभी तो बहुत ही किल्लत होता है। बिल्कुल, हर एक बिल्कुल सही। मैं अपना सोचता हूँ कि जितना कम से कम पानी यूज़ किया जाए। कम से कम 50 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो ये बताइए कि एक साल में आपको पानी की कितनी आवश्यकता होगी प्रति व्यक्ति? एक साल में 15 to 365, मतलब तकरीबन करीब 18 से 19,000 लीटर। 18 से 19,000 लीटर एक वर्ष में आप साल पानी, में, एक व्यक्ति पानी की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक तरफ। लेकिन आपको क्या पता है कि एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति एक साल में 5,70,000 लीटर पानी की आवश्यकता है, एक व्यक्ति। तो बहुत ही आश्चर्य का बात है। ये तो कैसे हो सकता है? अब एक साल में इतना ज़्यादा डिफरेंस। 18 जो साल में हम जो रोज़मर्रा का यूज़ करते, इसको अलावा, इसको छोड़कर कैसे? थोड़ा आप विस्तारित रूप से समझाइए हमें। जी, देखिए, आप जैसे कि एप्पल खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने 1 केजी एप्पल लिया, 1 किलोग्राम, आप कितने दिन में खाएंगे इसको? मैं खाऊंगा कितने? 5 दिन में, 4-5 दिन 4-5 लगेगा। दिन में खाएंगे, 6 दिन भी लग सकता है। ठीक। अब 1 केजी एप्पल बनने की प्रक्रिया में 2000 लीटर पानी की आवश्यकता है। आप 1 केजी जो चावल खाते हैं, उस चावल के बनने में 3,500 लीटर, 3,500 लीटर पानी की आवश्यकता है।
दाल यदि आप 1 केजी खाते हैं तो उसमें आपको 4000 लीटर पानी की आवश्यकता है। आप आलू खा रहे हैं, वो 1 केजी में बनने में 320 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो चिकन जो आप 1 केजी अगर खाएंगे तो आप इनडायरेक्टली 3500 लीटर पानी खा चुके, पी चुके। इस प्रकार अगर आप हिसाब करेंगे तो देखेंगे कि आप 5,70,000 लीटर पानी प्रति व्यक्ति उपयोग कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें आपका ये जो आपने पहले जो बताया था उसको छोड़ करके, वो जो 18,000 लीटर प्रति व्यक्ति उसको छोड़ करके, वो तो आप बताएं। अब जैसे कि अब मैं बताऊं, ये आपने ये शर्ट आप पहने हैं जी, ये आपका ये शर्ट है। हाँ हाँ, ये शर्ट आपके कपास से होते हुए, मतलब कॉटन से जो वृक्ष हुआ वहाँ से पहुँच करके आपके इस शरीर पर सुशोभित होने में, इसके बनने में 2700 लीटर पानी की जरूरत हुई यहाँ। तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं, कहीं भी आप अगर इस्तेमाल कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पानी की आवश्यकता है, इसके बिना संभव नहीं है। दोस्तों ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, शायद ही हम लोग इस तरह से कभी सोचा होगा। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 विजय जी, समय का पाबंदी है और फिर भी मैं बहुत ज़रूरी जो मेरे मन में है, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जल के बचाव के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, इसको ज़रा विस्तार से आप हमारे दर्शक को बताएं। जी देखिए, जल को कैसे बचाया जाए हमारे पुराणों से लेकर के सब कुछ बताया गया है। जैसे कि बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में भी कि जल को नारायण से तुलना की गई है, विष्णु का अवतार कहा गया है जल को। तो यदि आप जल का वेस्टेज कर रहे हैं, उसको व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अपने इष्ट देव को रुष्ट कर रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं। अच्छा, विश्व के दूसरे धर्म जैसे कि इस्लाम में, वहाँ बताया गया है कि यदि आप आवश्यकता से अधिक जल का नष्ट करेंगे तो आपको उस गुनाह की सजा होगी वहाँ जा करके। वहाँ भी वो लिखा हुआ है उनके कुरान में भी। अच्छा। तो जल के विषय में सभी जगह है कि आप व्यर्थ में जल को न गंवाएं, धर्मशास्त्रों में ही बताया गया है। जैसे कि अब धारणा ये है कि पेट्रोल और डीजल समाप्त होने के पहले ही जल खत्म हो जाएगा, ये इसलिए जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। अब कैसे आप बचा सकते हैं या इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वो है कि आप अपने घर में जो टैप है या शावर है या टॉयलेट्स में आप जो लो फ्लो फिक्सचर्स लगाइए। इससे आप लाखों लीटर जल सिर्फ इसी से बचा सकते हैं, सिर्फ लो फ्लो से। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े शिक्षित लोग भी ब्रश कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं और नल को खुला हुआ छोड़ दिया है। तो ये तो समझदारी होनी चाहिए कम से कम कि हम ब्रश कर रहे हैं और सेविंग कर रहे हैं तो उस समय हम कम से कम बंद रखें। तो ये हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात कि छोटे बच्चों को 3 वर्ष 4 वर्ष के उम्र से ही सिखाना पड़ेगा, जल के मूल्य को बताना पड़ेगा, उसके महत्व को समझाना पड़ेगा। दूसरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें हमारे संसाधनों को किस तरह से बचाया जाए इसका ज्ञान बच्चों को देना जरूरी है। बड़े होकर के वही बचाएंगे जल को। उसके बाद वर्षा जल को भूमिगत कराइए, भूमि में जैसे प्रवेश कराने का रास्ता दीजिए, वो हुआ। प्लांटेशन जो है, वर्षा जल से प्लांटेशन कीजिए। जो लीकेज हैं उससे बंद करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपके पाइपलाइंस में लीकेज हैं। अब जैसे वॉशिंग मशीन में आप धो रहे हैं कपड़े, तो जब फुल लोड हो तभी धोएं, हाफ लोड में नहीं धोएं। यानी जब कपड़े आप धोएं तो एक साथ बहुत सारे कपड़े लेकर के धोएं, इससे आपके जल की बचत होगी। क्योंकि आधे भी धोएंगे तो उतना ही जल लगेगा, पूरा धोएंगे तो उतना ही जल लगेगा। तो फुल लोड हो तभी वॉशिंग मशीन में आप ले जाएं। डिश का कम से कम, जैसे कि बर्तनों का कम से कम व्यवहार करें। अगर हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, अगर 25
25 करोड़ लोग यदि बर्तनों का कम इस्तेमाल करें तो बर्तन को धोने में तो समय लगता है ना, वो पानी लगता है। तो यदि 25 करोड़ लोग कम बर्तन का इस्तेमाल अगर करें, जो कि ज़्यादा करते हैं लोग, तो यदि हम बहुत कम पकड़ लें, 2 लीटर पानी ज़्यादा बर्तनों के लिए लगता है अलग से, तो सीधे सीधी आपका 50 करोड़ लीटर पानी वहीं बच जाएगा रोज। ये एक बड़ी बात है। उसके बाद जैसे कि आपने वेजिटेबल को धोया, उस पानी को निकालिए, निकाल करके आपको प्लांटेशन, जो आपके इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, वहाँ दीजिए। प्लांटेशन जो किए हैं उसमें दीजिए, और पानी उसमें सींचिए कब, सुबह के समय या शाम के समय, जैसे कि पानी वहाँ से वो वेपर ना हो जाए, वेपराइज ना हो जाए। उसके बाद में आपका ये जो पर्सनल जो स्विमिंग पूल है, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। पर्सनल स्विमिंग पूल बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ पानी ये लेते हैं और 2-3 दिन के बाद में पूरी पानी को ड्रेनेज कर देते हैं। जल पर सबका अधिकार है, समान अधिकार है। आपके पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करें जल का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अन्न की बर्बादी का मतलब ही हुआ कि जल की बर्बादी। जैसे बहुत से लोग हैं, खाना लिए, आधा खाना खाए, आधा फेंक दिए, सीधे सीधी एक तो अन्न का अपमान हुआ, अन्न तो गया ही, उसके साथ वो उतने सारे लीटर्स जल को भी बर्बाद किए, क्योंकि वो अन्न जो है वो जल से रिलेटेड है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल के विषय में हमारा कंजूस बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई 1 गिलास पानी नहीं दे करके आधा ग्लास पानी किसी को दे रहा है, तो लोग कहेंगे अरे भाई कितने कंजूस हो, 1 गिलास पानी भी भर कर नहीं देते। लेकिन नहीं, अभी हमें जल के विषय में कंजूस बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जल बहुमूल्य चीज़ है। आप उसे आधा ग्लास ही दीजिए। ऐसा देखा गया है कि आपने 1 गिलास पानी दिया, आपके मेहमान ने 2 घूंट पानी पी करके बाकी पूरी की पूरी ग्लास वहीं छोड़ दी। तो ऐसा बनना पड़ेगा, हमें कंजूस बनना पड़ेगा। हमें आधा ग्लास ही पहले देना पड़ेगा, उसके बाद उसे अगर ज़रूरत हो तो वो ले। उसके बाद जैसे आपने देखा कि शादी ब्याह में आप जो बॉटल्स हैं, बॉटल में बॉटलिंग जो प्लांट्स जो हैं वो आप जो उपलब्ध कराते हैं लोग। हाँ। हम अब जैसे मैं उसका एक आंकड़ा दे दूं आपको, हमारे देश में 1500 रजिस्टर्ड बॉटलिंग प्लांट हैं मिनरल वाटर के नाम पर, और उसके बाद और हजारों अनरजिस्टर्ड बॉटलिंग प्लांट हैं। ये कहाँ से पानी लेते हैं? सब ये भूमिगत जल को, ये भी भूमि के स्तर, जल के स्तर को कम कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से वो लोग लेते हैं। अब देखिए शादी ब्याह में क्या होता है, या किसी अनुष्ठान में, किसी ऑफिशियल अनुष्ठान में, बड़े बड़े सरकारी जगहों पर बॉटल पानी दिया जाता है, और वहाँ पर 2 घूंट पीकर या आधा पी करके पूरी की पूरी बोतल वहीं छोड़ देते हैं लोग। वो सीधी सीधी बर्बादी है जल की, बिल्कुल। तो ये आपको या पूरे समाज को इसके विषय में सोचना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक बताऊं बात, हम लोग जब स्टूडियो आ रहे थे आज आपके साथ में, तो एक बात घटना हुई है। आप ये बताइए, आपने आज बहुत सारा पानी बचाया है, आपको पता है कैसे पानी बचाया है आपने? कैसे पता है? मुझे तो पता नहीं है कैसे बचाया है। आपने बचाया है, मैं इस चीज़ को मार्क किया हूँ, आपने बहुत सारा आज पानी बचाया है। आप ही बताइए कैसे बचाया मैंने। देखिए, आज आपने अपने कार का वॉश किया, कार के वॉश में आप का एक बूंद भी पानी आपने खर्च नहीं किया। एक कार के वॉश में लोग 1400 लीटर पानी का वेस्टेज करते हैं। आज मैंने देखा आपने कार का वॉश कराया जिसमें एक बूंद पानी भी आपने खर्च नहीं किया। आप ख्याल किए? हाँ, वो तो सही बात, लेकिन उसने तो वो स्प्रे से क्लीन कर दिया। बिल्कुल सही है, लेकिन जो क्लीन भी हुआ वो बहुत ही अच्छा क्लीन हुआ। मैंने पानी से ज़्यादा साफ हुआ, मेरा कार एकदम चमक रहा था। तो आपने देखा, तो ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की आपने देखा तो कि बिना पानी का खर्च किए भी आपने साफ करवाया अपने कार का। कार वॉश करने में काफ़ी सारा पानी जाता है, ये
सही। तो 1400 लीटर आपने सिर्फ कार को आपने नहीं धो करके उस तरह से दूसरे तरह से साफ करके 1400 लीटर पानी आपने बचा दिया। अब जैसे कि नेताओं की बात है, वो कहते हैं हमेशा हम 24 घंटे पानी देंगे, 24 घंटे पानी देंगे। क्यों भाई 24 घंटे? पानी इतना क्या बेकार की चीज़ है? 24 घंटे पानी देंगे? पानी हमेशा समय से जाए, जिससे कि जो गृहस्थ है वो पानी को सहेज करके रखे। जितने पानी की उसे आवश्यकता है उस समय में वह सतर्क रहे और वो पानी को एकत्रित करके रखे और पानी के मूल्य को समझे। वरना अब इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि हमारी मानसिकता क्या है कि जो चीज़ मुफ्त में मिल रही है उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन पानी बहुमूल्य है, इसको बनाया नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने कहा है, आपने देखा होगा कि अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां प्रतिदिन 200 रुपये और 500 रुपये दे करके पानी खरीदते हैं लोग। हमारी सोच बहुत विकृत हो चुकी है, हमारी मानसिकता बहुत ही विकृत हो चुकी है। इसमें हमें सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का पॉपुलेशन रफली अभी 18% है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का 18% हमारा पॉपुलेशन है और हमारे पास पानी है सिर्फ 4% पूरे दुनिया का। तो समस्या बहुत गंभीर है। अभी हम इस पर नहीं अगर इन चीज़ों पर अमल किए तो आने वाले दिन में हम पानी को मोहताज हो जाएंगे। सही में विजय, ये एक बहुत गंभीर समस्या है और आपने आज ये जल के विषय में बहुत सारा जानकारी हमारे दर्शक को दिए और हर एक पहलू को आपने बताया, साइंटिफिकली बताया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और विजय जी ने पानी बचाने का खासकर जो सुझाव दिए, आप ज़रूर उस पर अमल करें, पानी को कम से कम यूज़ करें। क्योंकि आपने भी देखा होगा गर्मी का दिन में अक्सर गांव में लोगों को कितना तकलीफ़ होता है। एक कुआं तालाब में कितने सारे लोग लाइन लगा के वहाँ से पानी लेके बहुत दूर दूर तक ढोते हैं और कहीं कहीं टैंकर से भी पानी पहुँचाया जाता है। तो तालाब होना चाहिए। बरसात का पानी ही एकमात्र सोर्स है हमारे पानी का और उसको संरक्षण करने के लिए आप लोग जो भी अगर अपना घर भी बनाते हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए उसके साथ में, ताकि आप बरसात का पानी को भी ज़मीन के नीचे तक पहुंचा सके और इस तरह से हम आगे आने वाले खतरा को टाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने सारे जानकारी दी। हमें उम्मीद है कभी फिर आप समय निकाल कर, आप तो कलकत्ता से आते हैं, तो अगर मौका मिले आइए। और आपने काफ़ी सारे विषय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ग्लोब टीवी का दर्शक को हम चाहते हैं कि ग्लोब टीवी का प्रयास भी यही है कि हम अपने दर्शक को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, हर पहलू का उनका तकलीफ़ दूर कर सके, उनका जीवन शैली को अच्छा बना सके। तो फिर मिलेंगे विजय जी, नमस्कार। असीमदा आपको, आपके ग्लोब टीवी के कार्यकर्ताओं को, ग्लोब टीवी झारखंड को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक।